नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। जब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जायज सवाल पूछने वालों के खिलाफ देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और गद्दारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा साफ तौर पर दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रतिनिधि अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए, अपने राष्ट्रद्रोह को छुपाने के लिए, अपने देशद्रोह को छुपाने के लिए सामने वाले को गद्दार कह रहे हैं। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर सरकार की गर्दन नहीं छोड़ रहे हैं, सरकार को लगातार घेर रहे हैं, मगर सरकार उनके सवालों से भाग रही है। राहुल गांधी ने मीडिया वालों से बातचीत करते हुए यहां तक कह दिया कि सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो सज्जन गौतम अडानी हैं उन पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए। सरकार उन्हें बचा रही है। भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। भाजपा ने यहां तक हिदायत दे दी कि संसद में जब संविधान पर चर्चा हो तो अडानी पर बात ना की जाए। यह देश के लिए मुद्दा नहीं है। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के अडानी हमले को चुप करने के लिए जॉर्ज सोरोस का बहाना लेकर के बहुत सारी अनर्गल और तथ्यहीन बातें कही, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि जब भी अडानी पर सवाल पूछा जाता है तो अडानी के एजेंट एक्टिव हो जाते हैं, अडानी के स्लीपर सेल लग जाते हैं। उसके बाद भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि राहुल गांधी उच्च दर्जे के गद्दार हैं। वह सोरोस के साथ मिलकर के देश की अर्थव्यवस्था, संसद और सरकार को डिरेल कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के खिलाफ मुद्दा बना रहे हैं। झूठ के आधार पर वह अपनी बात कहते हैं। मुझे यानी कि संबित पात्रा को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राहुल गांधी गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। जब भाजपा को जायज सवाल पूछने वालों को देशद्रोही और गद्दार कहने में कोई संकोच नहीं है, तो इसी हिसाब से भाजपा के नाजायज कामकाज को भी देश के साथ गद्दारी और देशद्रोही कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अडानी के मुद्दे पर संसद में बहुत ही ज्यादा ठोस बहस की क्यों जरूरत है। अडानी के निजी जीवन पर तो आरोप लग नहीं रहा है, अडानी के धंधे पर आरोप लग रहा है, अडानी के कारोबारी साम्राज्य पर आरोप लग रहा है। भाजपा वाले जिस तरह से किसी को भी देशद्रोही बता देते हैं और निशिकांत दुबे जैसे जो नेता हैं जिस तरह से संसद में अनर्गल आरोप लगाते हैं, अडानी पर वैसा बेबुनियाद आरोप नहीं लग रहा है। अडानी पर बहुत ही तथ्य और प्रमाण के साथ बहुत ही ठोस और मजबूत आरोप लगाए जा रहे हैं। केवल ओसीसीआर पे ही अडानी पर धांधली की रिपोर्ट नहीं छापी है, न ही केवल हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ खुलासा किया है। देश विदेश के बहुतेरे प्रतिष्ठित पत्रकार और प्रतिष्ठित संस्थानों ने अडानी की धांधली पर बहुत ही ज्यादा विस्तृत रिपोर्ट छापी है। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, द वायर, स्क्रॉल, रिपोर्टर्स कलेक्टिव, न्यूज लॉन्ड्री, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसी तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों ने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट छापी है। नरेंद्र मोदी, अंबानी, अडानी जैसे लोगों की गोदी में खेलने वाले मीडिया संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो देश और दुनिया की तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अडानी के खिलाफ धांधली की खबरें छपी हैं। राजनीतिक विद्वान से लेकर के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तक यह आरोप लगा रहे हैं कि भारत का पूरा आर्थिक मॉडल मोडानी मॉडल पर चल रहा है। मोडानी मॉडल की थोड़ी बानगी देखिए, मतलब मोदी और अडानी से जो मिलकर के मॉडल बन रहा है, जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसकी। मौजूदा वक्त में अडानी ग्रुप का कारोबार भारत के तकरीबन हर क्षेत्र में मौजूद है। अडानी ग्रुप कोयला खनन से लेकर के टेलीविजन चलाने तक का काम करता है, बंदरगाह से लेकर के हवाई अड्डे के रखरखाव तक का काम करता है, कृषि से लेकर के ग्रीन एनर्जी तक में अडानी ग्रुप समाया हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक अडानी ग्रुप का जो मार्केट शेयर है वह भारत के 30% बंदरगाह में उसकी हिस्सेदारी है, 23% एयरपोर्ट में, 20% सीमेंट के कारोबार को वह संभालता है। कोयले से बिजली उत्पादन के कामकाज में वह लगा हुआ भारत का सबसे बड़ा उसकी प्राइवेट कंपनी है। साल 2000 में नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले गौतम अडानी की कुल संपत्ति 3300 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, और साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए तब तक उसमें 5 गुने का इजाफा हो चुका था। अडानी की संपत्ति टोटल वेल्थ तकरीबन 16,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी, और साल 2020 में लॉकडाउन शुरू होने से
पहले अडानी की कुल संपत्ति तकरीबन 66,000 करोड़ रुपए हो चुकी थी। मगर जब लॉकडाउन में देश के ज्यादातर परिवारों की संपत्ति गिर रही थी, उस समय अडानी की कुल संपत्ति रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी। सितंबर 2022 में यह 12 लाख करोड़ रुपए की सीमा को पार कर चुकी थी, जो टोटल वेल्थ था। मतलब जैसे जैसे राजनीतिक सत्ता में नरेंद्र मोदी का साम्राज्य आगे बढ़ा, वैसे वैसे भारत की आर्थिक दुनिया में गौतम अडानी का साम्राज्य आगे बढ़ता चला गया। वह पता नहीं कितने नंबर पर थे और देश के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन चुके थे एक समय पर। गौतम अडानी के कारोबार पर यह आरोप लगता है कि हवाई अड्डा, बंदरगाह, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा और यहां तक कि शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अडानी ग्रुप का एकाधिकार दिखता है। इन सभी क्षेत्रों में सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाई है, उसमें अडानी के लिए पक्षपातपूर्ण रवैया दिखता है। ऐसा क्यों किया गया? सवाल यह भी उठता है कि यह देखने में आया कि जहां जहां प्रधानमंत्री विदेश गए, वहां वहां गौतम अडानी को बड़े बड़े ठेके मिले। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, बांग्लादेश, श्रीलंका में अडानी ग्रुप को ठेका दिलाने के लिए लॉबिंग की गई। यह सब होता रहा। गौतम अडानी के कारोबार पर यह आरोप लगता है कि कोयले और सोलर एनर्जी की नीलामी की प्रक्रिया में इस तरह से बदलाव किया ताकि बंपर मुनाफा देने वाले टेंडर गौतम अडानी की कंपनी के हाथों में चले जाएं। सवाल यह भी बनता है कि नियम कानून को ताक पर रखकर अडानी ग्रुप का साम्राज्य बढ़ता रहा, मगर कॉरपोरेट के कामकाज के जांच से जुड़ी सरकारी एजेंसियां चुप क्यों बैठी रहीं? मोदी सरकार के अधीन काम करने वाली सेबी, डीआरआई, ईडी, आईटी इस दौरान क्या कर रही थी जो संविधान की शपथ लेती हैं? क्या इन्होंने अडानी ग्रुप के कामकाज पर वाकई वह कदम उठाया जिसके लिए इन्हें स्थापित किया गया है? एक तरह से देखा जाए तो अडानी मामले पर भारत का पूरा सिस्टम कठघरे में खड़ा होता दिखता है। जनता की बजाय अडानी और मोदी की मिलीभगत से चल रही भारत की अर्थव्यवस्था साफ साफ यहां पर दिखाई देने लगती है। ऐसा साफ दिखाई देता है कि गौतम अडानी के कारोबार ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में टेम्पो में भर भर कर पैसा कमाया है। इन सारी जानकारियों के बाद अब आप ही एक नागरिक के तौर पर ईमानदारी से सोचकर बताइए कि अगर गौतम अडानी के कारोबार पर एक के बाद एक ठोस आरोप लग रहे हैं तो उस पर संसद में बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर गौतम अडानी के कारोबार की धांधली पर संसद में बहस नहीं होगी तो कहां पर होगी? अगर संसद में बहस नहीं होगी तो इसका मतलब तो यही होगा कि संसद में मौजूदा वक्त की क्रोनिक कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी समस्या पर बात नहीं हुई। संसद में उस समस्या पर बात नहीं हुई जो समस्या भारत के पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। संसद में उस समस्या पर बात नहीं हुई जिस समस्या की वजह से भारत की आर्थिक असमानता एक गढ़ में तब्दील होता जा रहा है। अगर संसद में अडानी के विषय पर बात नहीं हुई तो इसका मतलब यही होगा कि भारत में चल रहे सबसे बड़े भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर बात नहीं हो रही है। भारत में चल रहे उस संभावना पर बात नहीं हो रही है जो भारत के पूरे राजनीतिक प्रतिष्ठान को भ्रष्टाचार में डुबाता हुआ दिखाई देता है। राहुल गांधी को गद्दार बताते हुए भाजपा के संबित पात्रा और भाजपा कहती है कि उन्होंने विश्व मंच पर भारत की बदनामी की है, मगर असलियत यह है कि मोदी सरकार में सरकारी संस्थाओं की बेईमानी की वजह से अडानी के कामकाज की सही छानबीन नहीं हुई और अडानी पर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप पत्र में यह दर्ज किया कि ऑथेंटिक सबूतों के आधार पर उन्होंने यह दर्ज किया कि गौतम अडानी ने भारत सरकार के अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत देकर के भारत सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से सोलर सप्लाई का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया जिससे उन्हें आने वाले सालों में हजारों करोड़ के मुनाफे का अनुमान है। इस पूरे भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सबसे ज्यादा असर भारत की गरीब जनता पर पड़ता दिखता है, क्योंकि अडानी की जेब में मुनाफा भरने के लिए भारत की गरीब जनता पर बिजली उपभोग के लिए ज्यादा भुगतान करने का बोझ बढ़ेगा। अब थोड़ा भारत के संविधान के मुताबिक, भारत का ईमानदार नागरिक होने के मुताबिक, भारत के प्रति अपनी देश प्रेम की भावना रखने के नाते थोड़ा सोच कर बताइए कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत सरकार के अधिकारियों ने हजारों करोड़ की रिश्वत ली और जिस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भारत की गरीब जनता पर बोझ बढ़ेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार की संभावनाओं की छानबीन मोदी सरकार को करनी चाहिए थी या नहीं? क्या इस मामले में सरकार ने सरकार की जिम्मेदारी निभाई? अगर मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार ने सरकार की जिम्मेदारी नहीं निभाई और भारत से बाहर अमेरिका में अडानी के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज हुआ, क्या दुनिया के मंच पर वह लोग जो अडानी की धांधली को उजागर कर रहे हैं
वह भारत की बदनामी कर रहे हैं, या भाजपा जो अडानी की धांधली को छुपा रही है वह भारत की बदनामी कर रही है? इस पर आप सोचिए। अब बात करते हैं जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर। जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर के भाजपा कोई छोटा मोटा आरोप नहीं लगा रही है। वह कह रही है कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर के भारत के विपक्ष के सबसे बड़े नेता, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी देश की संसद को अस्थिर कर रहे हैं। मतलब जो देश के संसद में बैठे हैं विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उन पर आरोप यह लग रहा है। देश की सरकार को डिरेल कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की गाड़ी को रोक रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग नाम की वेबसाइट पर ऐसी खबरें छपती हैं जो भारत की सरकार और भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की चाहत रखती हैं। जबकि हकीकत यह है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग नाम की वेबसाइट पर केवल भारत की नहीं, दुनिया के हर हिस्से में संगठित अपराध और संगठित भ्रष्टाचार के नेटवर्क से जुड़ी शानदार खबरें छपती हैं और पूरे सबूत के आधार पर छपती हैं। देश और दुनिया के प्रतिष्ठित खोजी पत्रकार उस वेबसाइट पर काम करते हैं। OCCRP की वेबसाइट पर गौतम अडानी के स्टॉक मैनिपुलेशन से जुड़ी खबर भी छपी है, और जिसने खबर छापी है, आनंद जिनका नाम है, वह कह रहे हैं कि एक भी सबूत भाजपा दिखाए कि क्या कैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है वह गलत है। यह बात वह सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं, मगर कोई सबूत नहीं है उनके पास। मगर इन सबके बावजूद भी अगर कोई न्यूज़ पोर्टल भारत की संप्रभुता के खिलाफ काम कर रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी ठोस जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं। तो किन सबूतों के आधार पर किसी न्यूज़ पोर्टल को देशद्रोही कहा जा रहा है, उन सबूतों को चाहिए। लोगों को यह देखने का, परखने का मौका देना चाहिए कि क्या वाकई में देशद्रोह जैसा कुछ हुआ है या नहीं, या सरकार ने अपने सच को दबाने के लिए दूसरे को झूठा और देशद्रोही कह दिया है, जो अब तक तो दिख रहा है। याद कीजिए कि न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक के खिलाफ की गई सरकार की कठोर कार्रवाई को न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर एक भी ऐसी खबर नहीं छपी है, और आज भी उनकी वेबसाइट उपलब्ध है, जाकर के आप खुद पढ़िए, जो भारत के संविधान से निकलने वाले पत्रकारिता के मूल्य के खिलाफ हो। सबसे ज्यादा जनवादी खबरें न्यूज़ क्लिक पर छपी हैं, मगर उसे भी देशद्रोही बता करके कानूनी पचड़े में फंसाया जा चुका है। साल बीत गया लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं निकला। अमित शाह के अंतर्गत गृह मंत्रालय आता है। 140 करोड़ की आबादी वाले भारतीय तंत्र को अस्थिर करने का आरोप बहुत ही गंभीर आरोप है। हम में से हर एक नागरिक यही चाहेगा कि सरकार संसद में अनर्गल बयान देने की बजाय, अफवाह फैलाने की बजाय ठोस सबूतों के आधार पर उनकी छानबीन करे जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। अगर वह ऐसा नहीं कर पा रही है तो वह अपनी अक्षमता ही दिखा रही है। और संबित पात्रा के शब्दों में कहा जाए तो वैसी सरकार को क्या कहना चाहिए आप समझ ही सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर अब थोड़ा वैचारिक बात कर लीजिए। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रोक रहे हैं, वह गद्दार हैं, जबकि हकीकत में आप देख ही रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर संबित पात्रा के शब्दों के आधार पर कहा जाए तो भाजपा की राजनीतिक अस्तित्व की पूरी यात्रा हिंदुओं के मन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने पर टिकी हुई है। उस साझी संस्कृति के खिलाफ है जो भारत का विचार है, उस विवेक और तर्क के खिलाफ है जिससे भारत जैसा बहुत बड़ा राष्ट्र आकार लेता है। तो आप बताइए कि क्या संबित पात्रा के शब्दों में भाजपा गद्दारी नहीं कर रही है? जब से नरेंद्र मोदी की सरकार शासन कर रही है तब से लेकर के अब तक मीडिया संस्थान, जुडिशरी, जांच एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां, इन सब ने संविधान की अनगिनत बार धज्जियां उड़ाई हैं। एक नहीं, सार्वजनिक पटल पर इसके अनेक प्रामाणिक उदाहरण मौजूद हैं। ऐसा साफ साफ दिखता है कि सरकार के इरादे पर पूरा सरकारी तंत्र, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब कुछ चल रहा है। सब कुछ सरकारी तंत्र के सामने नाच रहा है। संविधान के मुताबिक जन कल्याण के लिए काम करने की बजाय भाजपा और चंद पूंजीपतियों के लिए पूरा सरकारी तंत्र काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यायपालिका काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या यह सब संबित पात्रा के शब्दों में गद्दारी नहीं है? भारत केवल कागज पर बना हुआ नक्शा नहीं है, बल्कि 140 करोड़ लोगों के साथ में लेकर के चलने वाली एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई का नाम है, जिसकी संप्रभुता उसके जनता में निहित है, उसके संविधान में निहित है।
भारत के संविधान के मुताबिक भारत की राज्य सत्ता का कर्तव्य है कि वह सबको गरिमापूर्ण जीवन मुहैया करवाए, सबके लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय का माहौल पैदा करे। अगर भारत की राज्य सत्ता की तरफ से ऐसा नहीं हो रहा है तो भारत के हर नागरिक को भारत की राज्य सत्ता के खिलाफ जायज प्रश्न खड़ा करने का अधिकार है। भाजपा को समझना चाहिए कि मंदिर और मस्जिद का प्रश्न जायज प्रश्न नहीं होता है। हिंदू और मुसलमान के बीच सांप्रदायिक माहौल पैदा करना सरकार का काम नहीं होता है। बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा देना पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं होता है। तर्क की जगह पर अंधविश्वास फैलाना, सच की जगह पर झूठ फैलाना, इतिहास के संबंध में अनर्गल प्रचार करना, यह सब सरकार का काम नहीं है। अगर यह सब सत्ता कर रही है तो इसका मतलब यही है कि वह ऐसा काम कर रही है जो देशद्रोही की श्रेणी में आता है, गद्दारी की श्रेणी में आता है। सबकी आर्थिक संपन्नता पर बात करना, रोजगार पर बात करना, गरिमापूर्ण जीवन मुहैया पर बात करना, संविधान सम्मत शिक्षा पर बात करना जैसे मूल्य देशभक्ति की श्रेणी में आता है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि भाजपा और भाजपा के समर्थक भी तय कर लें कि देश के साथ वह गद्दारी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। शुक्रिया।